नमस्कार। मैं अनुसया साहू विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दीपक साहू, जिन्होंने 2021 में नीट परीक्षा में भारत में 5वीं रैंक हासिल की। एक मेधावी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। मध्य प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे दीपक ने कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से यह अद्वितीय सफलता पाई। उनके परिवार का सहयोग और उनकी खुद की लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। वर्तमान में वह चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर समाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सपना साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर दीपक साहू से, जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर दीपक साहू, आपका स्वागत है हमारे विश्व साहित्य सेवा संस्थान के मंच पर। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, आपका पहला सवाल कि आपने नीट 2021 में 5वीं रैंक प्राप्त की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने इस यात्रा अपने इस यात्रा के बारे में जरा सा बताएं। ओके सो नाइन्थ क्लास से मेरा ड्रीम था कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे एम्स में जाना है। एंड सिंस उस समय था कि एम्स में जाने के लिए तुम्हें इंडिया में एटलीस्ट टॉप 50 में आना होता है। सो स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था कि मुझे टॉप करना है, टॉप करना है। सो जब स्टार्टिंग से आपके दिमाग में लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि आपको इतना बड़ी चीज हासिल करनी है, तो आप छोटे में सेटल नहीं होना चाहते। एंड आप बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होते हो, आप बड़े काम करने के लिए तैयार होते हो। सो जब मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन का टाइम आया, तो 9 से मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि जैसे 11th स्टार्ट होगा, मैं नीट की या एम्स की तैयारी शुरू कर दूंगा। 11 12 2 साल डेडिकेटली दूंगा। एंड जब 12th के एंड में एग्जाम होगा, सो आई विल बी द ऑल इंडिया रैंक 1। मेरा ड्रीम था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके एम्स जाना है। एक क्वेश्चन गलत हुआ, फिर ऑल इंडिया रैंक 5 आई, बट दैट वाज आल्सो गुड टू मी। बट ये जो जर्नी थी, दैट वाज वो मेरी मेंटलिटी की वजह से काफी इजी हुई, बिकॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई वाज फोकस्ड कि दिस इज द ओनली थिंग आई नीड। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे बस ये चाहिए था। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे, लाइक वट एवर डिस्ट्रैक्शंस जो भी पाथ में आए, उन पे मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरी मेंटलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि नहीं, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, एम्स दिल्ली में जाना है। सो मेंटलिटी वॉज द पहला रीजन था, मेंटलिटी जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। एंड दूसरा रीजन वो ये था कि मैं मुझे पता था कि ये 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया, आज 10 घंटे पढ़ लिया तो एम्स में हो जाएगा, रैंक आ जाएगी। नहीं, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि अगर सच में कुछ बड़ा करना होता है तो वो ओवर द टाइम होता है। सो एक लंबे समय तक तुम्हें अच्छा करते रहना होता है, तब जाके लास्ट में अच्छा होता है। सो आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं हल्का सा, फिर वो 1 2 दिन अच्छा करते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं अच्छा करना। सो चीजें ऐसे काम नहीं करती, ऐसे ना रैंक्स आती है ना ऐसे कुछ बहुत बड़ा होता है। जी सो जी इन दो दो चीजों की वजह से, लाइक मेंटलिटी एंड कंसिस्टेंसी की वजह से, मैंने वो अचीव किया, दैट्स जी। व्हाई। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? ओके सो 8th क्लास तक तो मैं प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक स्कूलिंग। एंड मैं आपको सच बताऊं, मुझे बचपन में स्कूल बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बहुत डर लगता था। हम्म। एंड बट ये है कि 7th 8th में क्या हुआ, शहर चेंज हुआ, स्कूल चेंज हुआ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट थोड़ा सा मेंटलिटी मेरी चेंज हुई, थोड़ा स्कूलिंग मुझे अच्छा लगने लगा, पढ़ना मुझे अच्छा लगने लगा। एंड 9th क्लास में फिर मैंने नवोदय का एग्जाम दिया। हम्म। मॉम कह रही थी, मम्मी का कहना था कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना है, तुम मेरे पास ही रहो। बट मेरा था कि नहीं, मेरे को जाना है, वहां पे अच्छे बच्चे होते हैं, थोड़े सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना नवोदय विद्यालय में। सो मेरा मन था कि मुझे जाना है, उनसे कॉम्पिटिट करना है। हम्म। फिर मैंने एग्जाम दिया। लास्ट के लगभग 10 दिन बचे हुए थे नवोदय के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के। हम्म। और 9th क्लास में क्या होता है ना, सिर्फ 1 2 सीट्स पे एग्जाम होता है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 1 2 सीट खाली होती है। मेरे टाइम पे 2 सीट खाली थी। सो जो टॉप करता है उस एग्जाम में, जो टॉप का 1 2 पीपल्स होते हैं, बस वही सिलेक्ट होते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा होगा, मैंने बस दे दिया। हम्म। बट लकीली रिजल्ट आया, फिर मॉम ने बताया कि तुम्हारा हो गया, फिर मेरा हुआ। फिर 9th 10th मैंने अपने होम टाउन की नवोदय से की। देन आफ्टर 10th में एक एग्जाम दिया मैंने, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम था, वो स्कॉलरशिप देते हैं आईटी और नीट की हम्म। प्रिपरेशन के लिए। उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। सो हम्म। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फिर मेरा स्कूल चेंज हुआ। फिर मैं 11th 12th
ट्वेल्थ मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज यूपी से किया। हम्म। एंड वहीं पे मेरी बोर्ड्स की तैयारी भी चलती रही, मतलब नॉर्मल स्कूलिंग भी चलती रही, नीट की तैयारी भी चलती रही। एंड जैसे ही ट्वेल्थ खत्म हुआ मैंने अपना पहला नीट का एग्जाम दिया, नीट 2021 में। एंड हम्म। पहले ही एग्जाम में आई जस्ट डिड ऑल इंडिया रैंक 5। सो जी जी। तो ये L1 जो कोचिंग है, क्या इन्होंने आपसे फीस ली या कोई ऐसी बात कही कि जिससे आपकी फीस डिडक्ट हो गई, वहां पे निगोशिएट हो गई? या उनका बहुत सिंपल सा था कि वी विल गिव यू, मतलब वो सब कुछ देंगे हम आपको जो कुछ भी पढ़ने के लिए चाहिए। सो उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक, जैसे एग्जाम डे तक, मेरा जिस दिन एग्जाम था उस दिन जो एलवन कोचिंग के डायरेक्टर थे, मेरे मेंटर नागिन सर, वो मुझे छोड़ने गए थे, वो लास्ट तक वो साथ रहे। हम्म। सो ये था कि उन्होंने पूरी जर्नी साथ दिया। एंड हम्म। वही था कि जब कर लोगे तो फिर थोड़ा हम प्रमोट करेंगे अपनी हम्म। कोचिंग का, तो बहुत ही बेसिक सा था। बट हम्म। उन्होंने मेरे साथ जो और भी बैचमेट्स थे सबका साथ दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरा अकेले साथ दिया। हम्म। उन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया। भले ही लास्ट में वो अच्छा ना करे, बट उन्होंने कोशिश पूरी की कि सब अच्छा करे। जी बस जी। ये होता है कि 100 की क्लास में एक दो लोग ही थोड़ा अच्छा कर पाते हैं। बट हाँ। दैट वाज अ वेरी, he is a very good mentor and educator. uh, yeah. जैसे परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने सबसे बड़ा संघर्ष क्या महसूस किया? जैसे जहां तक मैं जानती हूँ आपको, आपके परिवार को, तो घर में काफी ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जो शायद आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, तो आप उनके साथ कैसे लड़े और किस तरह से मतलब आपने अपनी परीक्षा की तैयारी की इन सारी हालातों के दौरान? हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि फाइनेंशियली जब आप वीकर होते हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है। जी। एंड मेरे समय पे स्थिति ये थी कि काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, सो मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एंड जब आपकी सक्सेस के ऊपर बहुत सारे लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है, आपके जो करीबी लोग हैं, सो हम्म। आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो ऐसे प्रेशर में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लाइक वो इस प्रेशर को गलत नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। बट हम्म। मैंने इस प्रेशर को एज अ पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में देखा कि या वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अब मुझे अच्छा करना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा करना चाहिए, इन लोगों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। हम्म। सो काइंड ऑफ आई मैं उसको एज अ प्रेशर, एज अ प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा। हम्म। हमेशा मैं उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या से कोई कोई बात नहीं, इर्द इट्स ओके, गिर्द ऐसा हो था जाएगा। जो आपको समझा रहा था? कोई इर्द गिर्द ऐसा था, कोई ऐसा मेंटोर था या कोई ऐसे, या आपकी मम्मी थी जो आपको हमेशा गाइड करती थी या समझाती थी, कौन था? या ये तो मैं हमेशा मेंशन करूंगा कि अगर मम्मी नहीं होती तो शायद मेरा नहीं होता, और मैं ये इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। हम्म। बिकॉज मॉम, भले ही सिचुएशन कैसे भी हो, मॉम का हमेशा से बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा है मेरे से भी ज्यादा। मतलब हम्म। मैंने बहुत सारी जो चीजें सीखी हैं, जो मेरा बहुत सारा बिहेवियर है लाइक एजुकेशन के प्रति, वो मैंने मॉम से ही सीखा है। माई मॉम इज अ टीचर राइट नाउ। हम्म। सो उनका जो कांस्टेंट सपोर्ट रहा, आप हम्म। बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम के कोविड का टाइम चल रहा है एंड सारे लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। एंड मेरा एग्जाम 12 सितंबर को था। तो मेरे थोड़े से मॉक टेस्ट में, सैम्पल पेपर्स में मार्क्स कम आ रहे थे। सो हम्म। मैंने मॉम को कहा कि मॉम, एक ही महीना बचा हुआ है, हम्म। 15 अगस्त की बात है, एक महीना बचा हुआ है, मैं बनारस जाना चाहता हूँ, तो एक महीना मैं वहां पे तैयारी कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा। मॉम ने मेरे उस डिसीजन को काफी रिस्पेक्ट किया एंड उन्होंने बिना देरी के वो मेरे को बनारस छोड़ने गए। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे थोड़े भी नंबर बढ़ सकते हैं अगर तुम एक महीना यहाँ रह लो, सो यू शुड गो। तो उन्होंने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। और जो सपोर्ट उन्होंने दिखाया, दैट वाज इमेंस। एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत डिफिकल्ट था ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करना। जी। सो काइंड ऑफ मैं और तो ये वो काफी आपकी अच्छा खासा। मम्मी जो थी वो काफी चीजों से सफर कर रही थी, मतलब अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आप पर कोई इस तरह की आंच आने दी है या घर का कोई ऐसा प्रेशर उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ, मैं नवोदय में रहता था तो बहुत सारी बातें मुझे बताई नहीं जाती थी। जी। सो मैं हफ्ते में एक बार बात करता था, मेरा शेड्यूल था कि हम्म। हफ्ते में एक बार मैं कॉल करता था। तो हम्म। बहुत सारी चीजें मुझे तब पता चलती थी जब मैं घर आ जाता था। तो जी। मैं बोलता था ये प्रॉब्लम क्यों नहीं बताई, ऐसा भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। सो काइंड ऑफ उनका था कि तुम फोकस करो, तुम जी। फोकस करो। तो उनका मेंटलिटी ऐसा था। तो अपने नीट की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ाई की, और क्या आपका कोई विशेष रूटीन था इसके लिए परीक्षा की तैयारी करते समय? वेल, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सो क्या होता है ना, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सो हम्म। ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है कि आपको इतने घंटे पढ़ लोगे तो हो जाएगा।
एक होता है क्वालिटी स्टडी। सो आप भले ही कम पढ़ो, लेकिन जब भी आप पढ़ो तो उसका कोई सिग्निफिकेंस हो, वो क्वालिटी में हो। ऐसा ना हो कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक ही किताब लेके बैठे हो, उसको गलत तरीके से पढ़ रहे हो। सो पहला तरीका तो होता है कि आप सही तरीके से पढ़ो। एंड या अगर हम थोड़ा सा एवरेज निकालें तो अगर आप जितनी भी क्लासेस ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, उसको हटा के 6 घंटे की सेल्फ स्टडी मिनिमम एज अ नीट एस्पिरेंट आपको करनी चाहिए। 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, जिसमें आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से किताबें पढ़ रहे हो, वो है। रूटीन बहुत ही बेसिक सा रूटीन था। लाइक कभी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना कि नहीं इतने बजे ये करना है, उतने बजे नहीं। एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। हाँ, मेरे हमेशा से क्या है, 3 साल या 10th 11th 12th तीनों साल ऐसा कोई भी सिंगल डे नहीं जाता था जब मैंने रात को सोने से पहले अपना डे प्लान ना किया हो कि कल मुझे क्या करना है। यस। सो हमेशा मेरा नेक्स्ट डे प्लान होता था, तो मुझे हमेशा से एक एडवांटेज मिलता था। मुझे पहले से पता रहता था कि मुझे आज क्या क्या करना है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता था। रात को सोने से पहले मैं अच्छे से सोचता था, प्लानिंग करता था कि कहाँ से क्या पढ़ना है, फिर अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करता था। तो ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो छोटा सा, एक्चुअली क्या होता है ना, रैंक्स लाने में बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, उससे रैंक आ जाती है। सो दैट वाज माय वे ऑफ डूइंग माय डे। क्या बात है, क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बात बता रहे हैं वो जीवन में हर समय हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि सिर्फ रैंक लाने के लिए। क्योंकि एग्जैक्ट। जो आप बता रहे हैं कि रात में हम अपनी प्रिपरेशन कर लें कि दूसरे दिन क्या होने वाला है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और जीवन के हर क्षेत्र में हमें ये इस्तेमाल करते हैं हमें से, और ये आगे ले जाती है हमें ये प्रैक्टिस। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे यात्रा के दौरान आपका जो एग्जाम रहा, फिर उसके बाद आपने एम्स में एडमिशन लिया, तो इसके दौरान एक कोई ऐसी घटना रही जो आप कभी नहीं भूल सकते, या कोई ऐसी यादगार घटना आपकी? या ये जो ट्रांजिशन है नीट से निकल के एम्स का, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। हम्म। क्योंकि अब आप दुनिया को एक्सपोज होने वाले हो, लाइक आप वर्ल्ड के सारे रिस्ट्रिक्शंस आप पे आने वाले हैं। सो काइंड ऑफ ऐसी कोई घटना तो नहीं है, बट आई स्टार्ट फीलिंग दिस कि आई वोंट से घटना, बट जब से कोविड आया है, सिंस इट्स एजुकेशनल इंटरव्यू, सो मुझे इस चीज को मेंशन करना चाहिए। हम्म। जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मेनली जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स और वट एवर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दे आर वॉचिंग। यूट्यूब पे वो जो कुछ भी गलत सलत देख रहे हैं। सो दुनिया में इंटरनेट इतना ज्यादा वो हो गया है कि स्टूडेंट्स का जो फोकस है, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, पहले जो स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th की बुक्स पढ़ते थे, हम्म। अब वो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। किसी भी नोवेल को पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, नोवेल को कंप्लीट करना इतना इजी नहीं होता। बट आजकल वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनका जो फोकस लेवल बहुत कम हो गया है। जैसे इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं, वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड से ज्यादा की नहीं होती। उनको वो रील आदत। हमें अच्छी, हम स्क्रॉल कर देते हैं। तो हम्म। जैसे ही 5 सेकंड भी वो रील अच्छी नहीं लगती, हम स्क्रॉल कर देते हैं। जी जी। दैट इज अ डोपामीन इफेक्ट। अब मैं हम्म। जैसे ही हल्का सा डोपामीन नहीं मिलता, हम डोपामीन लेने के लिए स्क्रॉल करते चले जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, हमारा जो फोकस का अटेंशन स्पैम जिसको बोलते हैं, अटेंशन स्पैम है, वो कम होता जा रहा है। सो ये बहुत बड़ा चेंज आई एम प्रिडिक्टिंग कि इंडिया की जो स्टूडेंट्स है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग 10 years, जहाँ पे उनका अटेंशन स्पैम, जो उनका फोकस है, वो बहुत कम हो जाएगा। उनकी बुक रीडिंग वाली हैबिट्स तो ऑलमोस्ट डिमिनिश होने वाली है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, फ्यूचर में हमें और ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, बिकॉज बहुत कम रेगुलेट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स 9th 10th 11th वाले कौन सी रील्स देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे क्या चला रहे हैं, बहुत ज्यादा कम रेगुलेशन है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एक बहुत मेजर सेटबैक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इसमें देखने को हम्म। मिलेगा फॉर श्योर। So जिसे आप। it's a very serious thing, जो that I realized during my 4 5 years जी। as a doctor, as a medical student also. हम्म। So that's something ऐसा serious we need to क्या, ऐसा talk about. आपने देखा है कि जो बहुत टॉपर हैं लेकिन वो एम्स में आने के बाद क्या धीरे धीरे वो डाउन होते गए हैं, कुछ ऐसी आदतें, या उन्हें ऐसा लगा है कि बस हम तो अब टॉप हो गए, मतलब अब आगे की जर्नी जो है वो इवन और ज्यादा कठिन है, और ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं उसमें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब शायद हम आराम से भी चलेंगे तो चलेगा। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिला है? Exactly, yeah, ये चीज हर लेवल पे देखने को मिलती है। जी। जब मैंने 11th स्टार्ट किया था, सो हम्म। मेरे साथ एक बैचमेट था जो 10th में टॉप करके आया था, उसके 99.4% थे 10th हम्म। में, वो अपने स्टेट का टॉपर था। टॉपर था। लेकिन वो उसने 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ा, पता नहीं वो किस उसमें था, ओवर कॉन्फिडेंस में। एंड उसका नीट नहीं हुआ, उसका इवन अभी तक नीट नहीं हुआ, उसके 3 साल हो गए, उसने हम्म। 3 साल ड्रॉप किया।
सेम चीज मैंने अपने बैचमेट्स में देखी है एम्स में। ये कहना तो नहीं चाहिए बट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, ब्रिलियंट। उन्होंने ओलंपियाड दिया है, उन्होंने केवीपीआई दिया है, बहुत सारे लोग केवीपीआई ऑल इंडिया रैंक 1 है। मैंने एकदम ऑल इंडिया रैंक 1 एग्जाम्स वालों को भी बहुत ज्यादा गिरते हुए देखा है। मेरे बैचमेट्स हैं बहुत ज्यादा गिरते हुए, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इट्स लाइक इट्स वो हर लेवल पे डाउनफॉल है। लाइक कुछ लोग वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं कि नहीं अब हम इस लेवल पे आ गए, अब हमें थोड़ा और ऊपर जाना है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। सो जो टॉपर्स थे, जैसे हम आए थे हम वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे डाउनफॉल में हैं, वो अपनी लाइफ में तो प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, वो बहुत सारे गलत कामों में हैं, जो बहुत सारी गलत संगत में हैं। सो सीनियर्स वगैरह की कुछ कुछ, सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब है, इट एग्जिस्ट जी जी जी। in every level, in every college. I'm not talking about नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात जो आप कहना चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, या कोई ऐसे फीमेल फ्रेंड वाली बात कर रहे हैं आप, या कोई और अदर चीजें जो होती हैं, ड्रग्स या कुछ ऐसे की, इन चीजों की बात कर रहे हैं, या मोबाइल का ही एडिक्शन? या मोबाइल एडिक्शन इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि मोबाइल हमें वर्ल्ड से काइंड ऑफ एक्सपोज कराता है। सो जैसे क्या होता है ना, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे सारे बहुत पढ़ने वाले, बहुत टॉपर ब्रिलियंट स्टूडेंट, अपनी अपनी फील्ड से अपने अपने स्कूल्स के टॉपर्स, बहुत ही ब्रिलियंट, इतनी सारी ट्रॉफीज पड़ी है सबके घर पे। बट जैसे ही वो एम्स में आते हैं, उनके पास फोन आता है, वो दुनिया में एक्सपोज होते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ ये भी है, ये भी है करने को। एंड इतने सारे फ्रेंडशिप्स है, इतने सारे फ्रेंड सर्कल्स है, इतने सारे तरीके, इतने सारे टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं। सो दे जस्ट गॉट मैड अबाउट थिंग। एंड सिंस इंस्टाग्राम एक फोमो देता है आपको, आप कभी नोटिस करना, इंस्टाग्राम आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो आपके पास नहीं है। आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाएगा, लाइक चमकती धमकती, जो आप जीना चाहोगे कि नहीं यार मुझे भी चाहिए, इतने सारे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, गोवा में एंजॉय कर रहे हैं। सो उस चीज के पीछे जब फिर आप भागना स्टार्ट करते हो, फिर आपको कुछ चीजें कूल लगने लगती है, लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स एंड कैनबिस। बहुत सारी चीजें आपको फिर कूल लगने लगती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट फिर आप उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो कैजुअली। एंड सिंस सप्लाई वगैरह भी है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इट्स इजी कि आपको वो चीज मिल जाएगी। एंड फिर वो धीरे धीरे उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, एंड फिर वो रियलाइज नहीं करते कि वो जैसे थे वो वैसे नहीं है, एंड वो डाउनफॉल शुरू होता है वहां से। सो दैट्स द स्टोरी हाउ इट गोज। तो एम्स में जब आप क्लासेस शुरू करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लेक्चर्स भी इतने ज़्यादा होते हैं और वो काम भी इतना देते होंगे, तो बच्चे ऑलरेडी इंगेज रहते होंगे, लेकिन इंगेज रहने की बजाय इन सारी चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या उनके घर के लोग सपोर्ट नहीं करते उन्हें इस तरह से कि अभी भी आगे आपको जाना है ऊंचाइयों की ओर, अभी जर्नी जर्नी आपकी खत्म नहीं हुई है? एक्चुअली क्या होता है ना, व्हाट आई फेल्ट कि जब कोई बच्चा एम्स में आता है तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत प्राउड होते हैं, लाइक कि हमारा बच्चा तो एम्स में है। सो दे थॉट कि अब शायद बोलने की जरूरत नहीं, अब उनका बच्चा कर लेगा आगे। तो शायद वो उतना ध्यान नहीं देते, उतना वो नहीं करते, बार बार हॉस्टल आके चेक नहीं करते कि उनका बच्चा कैसे रह रहा है, किसके साथ है, कौन है। नहीं, बहुत कम इंटरफेरेंस वो करते हैं। और सिंस हॉस्टल जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है, बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है आपको कुछ भी करने के लिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब कोई रेगुलेशन नहीं होते, कोई बैरियर नहीं है, सो यू जस्ट एक्सप्लोर इन अ वे यू वांट टू। सो वही चीज होती है। तो आपको क्या लगता है कि इन रही चीजों बात को हॉस्टल, कैसे करना चाहिए? मतलब आप मिच्योर हो चुके हैं अभी, और अगर ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं या चीजें हम इनकी तरफ भाग रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए हमें कैसे, मतलब नो डाउट कि आपकी तरफ भी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, तो आप कैसे इन चीजों से बचे रहे अभी तक? बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ वे। मतलब कभी कभी हम गलती करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, बट आई गेस इफ यू आर मैच्योर इंटेलेक्चुअल इनफ, तो आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल ही है। सो यू नो द कंसिक्वेंसेस, यू नो कि कितना लिमिट है, कितना लिमिट नहीं है, कितनी बार पी सकते हैं, कितनी बार नहीं पी सकते। सो यू नो एवरीथिंग। सो नाउ जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप रोज कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, लिवर डिसीज होगी, वो कैसे हो रही होगी। सो जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर, यू नो द कंसिक्वेंसेस। हमें पता है कि लिवर क्या नहीं, होने वाला है अल्कोहल अल्कोहल की से। बात तो कर लिया, अब यहाँ पर ये जरा बात आती है कि जब आप एक एज पर पहुंच जाते हैं, तो उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, उसे एक स्ट्रेंथ ही कहेंगे कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, या फीमेल फ्रेंड जो डॉक्टर बन रही हैं, उनके जो मेल फ्रेंड्स हैं, तो उनकी वजह से क्या उन्हें कभी ऐसा इफेक्ट होता है कि फिर उन्हें पता नहीं चलता कि वो अल्कोहल कितना ले रहे हैं या किस ओर जा रहे हैं? कुछ ऐसे टॉपर्स के साथ क्या ऐसी घटना घटी है कि कभी? या एग्जैक्टली, फ्रेंड सर्कल सबसे पहला कांटेक्ट होता है आपका। किसी भी ड्रग एडिक्शन या फिर किसी भी टाइप के सब्सटेंस अब्यूज में फ्रेंड सर्कल सबसे पहला कांटेक्ट होता है।
सो इट्स वेरी 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 कॉमन इवन इन एवरी कॉलेज कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग पी रहे हैं, आपके कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं वो पी रहे हैं, आपकी मे बी गर्लफ्रेंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती है कि यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। सो फिर आप बहुत इजीली उसमें चीज इजीली आप चले जाते हो। सो एट दैट टाइम मतलब मे बी क्या है ना, सब्सटेंस अब्यूज इज नॉट वन और टू टाइम अब्यूज, बट आपको कंसिस्टेंट नहीं होना है। मतलब आप एक दो बार उनकी मंथली वापस कर आ सकते हो, जाना है। हाँ। हाँ बस आपको ऐसा नहीं, आप उनके साथ पी लो बट आप अकेले में मत पियो, लाइक आप अकेले में शुरू मत कर दो। सो हम्म। इट्स अ कंट्रोल एंड मैं तो कहूंगा इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल फिर आपको फ्रेंड सर्कल चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में तो नहीं रह सकते जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग ही। बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की परिस्थितियां, घर का माहौल भी आपको बैक आने के लिए एक मोटिवेट देता है, एक ये कहता है कि नहीं, मतलब आपको इस राह में नहीं जाना है, क्योंकि हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं, हमारा जो टारगेट है वो हमें पता चलता है कि क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर काफी सपोर्ट करता है इन चीजों के लिए। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कि क्या किसी खास व्यक्ति या घटना ने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? अब चलिए, आप डॉक्टर तो बन ही गए हैं, अब डॉक्टरी बनते वक्त कोई है ऐसा जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, जो आपको सही गाइडेंस कर रहा हो? क्या कितनी जरूरत होती है ऐसे लोगों की, कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो हमें इस फील्ड में गाइड करें? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ कि ना ही मम्मी साइड से ना ही पापा साइड से आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है। तो या आपके साथ कौन है ऐसा जो आपको गाइड कर रहा है? वेल मेरे दिमाग में पहले से एक इमेज है कि नहीं मुझे सर्जन बनना है। सो काइंड ऑफ वो इमेज इमेजिनेशन मुझे गाइड करती है। हम्म। एंड जो रेगुलर स्टफ होती है लाइक एकेडमिक्स वगैरह होती है, तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। सो मैं हमेशा फ्रेंड्स अपने से थोड़े ज्यादा लेवल बनाता हूँ ताकि मैं उनसे कॉम्पीट कर सकूँ बाद में। हम्म। ये सो हमारे घर काइंड ऑफ की वो मेरी खासियत काफी हेल्प करते है। हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जी जी जी, ये हमारे घर की खासियत है। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, वो उनका भी या यही है कि भाई फ्रेंड्स हमारे अच्छे होने चाहिए। और ये या कहावत है कि आप जिस तरह के सराउंडिंग में रहते हैं, एक दिन आप भी वैसे ही बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपने या बताया। अच्छा, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? मैं अभी एटॉमिक हैबिट्स पढ़ता हूँ, लाइक अभी रखी भी है, लाइक डेल कार्नेगी की हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, दिखाएंगे हाउ जरा टू किताब। मेरा। सो वेल दिस इज द एटॉमिक हैबिट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। सही बताऊं तो बहुत ही प्यारी बुक है, मैं आधे से ज्यादा वन कवर कर चुका हूँ। सो आई एम अभी तो मैं फिलहाल ये रीड कर रहा हूँ, बट मैंने अपनी 9th 10th 11th 12th में बहुत सारी किताबें पढ़ी है। सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स बाय जो मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, शैर्लॉक होम्स की बुक्स होती हैं, उससे मैंने स्टार्ट किया था। एंड देन आफ्टर उसी बीच रॉबिन शर्मा की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लाइक 5 6 बुक्स मैंने रॉबिन शर्मा की पढ़ी जो मोटिवेशनल साइट थी। सो उससे फिर मेरा इंटरेस्ट जागा एंड अ बुक ओपन्स अप द वर्ल्ड फॉर यू, लाइक आपके सोचने का नजरिया बहुत बदलता है एंड आप एक इंटेलेक्चुअल साइड में जाने लगते हो बिल्कुल। एंड आप दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग को समझने लगते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नहीं तो जी मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड हमारे आसपास बहुत सारे लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, लाइक वो सिर्फ अपने ऊपर सोचते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स उनको नहीं सोचते। सो अभी तो फिलहाल मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा हूँ एंड ऑन द साइड वे हाउ नॉट टू वरी, डेल कार्नेगी की को किताब है जिसमें वो एंजाइटी वगैरह के बारे में बता रहे हैं। सो हम्म, दीज आर द थिंग्स राइट नाउ आई एम क्या बात। एकेडमिक्स के अलावा। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आप भविष्य में चिकित्सा के किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं? मीन्स कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लेना चाहते हैं? Okay, so since अभी right now I'm a third year MBBS student, so हम्म। फिर then after फाइनल ईयर आएगा फोर्थ ईयर, उसके बाद इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप के बाद हमारा पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें हमें एक ब्रॉड फील्ड चूज करनी होती है। सो आई विल गो फॉर जनरल सर्जरी एंड देन आफ्टर 3 साल जब आप जनरल सर्जरी से पीजी करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको फिर से एक और मौका मिलता है सुपर स्पेशलाइजेशन करने का। तो सुपर स्पेशलाइजेशन में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो इट्स लाइक अ ब्रांच। तो आपने एक फील्ड चूज किया, फिर उसके अंदर 4 5 फील्ड्स और है, फिर आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा, फिर उसमें से और चूज करना पड़ेगा आगे जाके। सो इट्स लाइक सो आफ्टर पीजी आई एम थिंकिंग अबाउट कि या तो मैं प्लास्टिक सर्जरी चूज करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर रोबोटिक सर्जरी चूज करूंगा, दैट फैसिनेट्स मी, रोबोटिक सर्जरी, या फिर मैं ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगा। सो इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली आई विल चूज जी। माय सुपर तो स्पेशलाइजेशन। थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि मेडिकल फील्ड में ये रोबोट जो है वो किस तरह से काम कर
आपने उनका मतलब अभी जब आप स्टडी कर रहे हैं तभी वो इंटर हो चुके हैं या बाद में आप उन्हें देखेंगे? नहीं, अभी कोई एक्सपोजर नहीं है रोबोट्स के प्रति हमारा। बट इट फैसिनेट्स मी, मुझे, मैं भी जो आपका सवाल है वही मेरा सवाल है कि अच्छा। ये कैसे काम कर रहा है। हम किसी रोबोटिक आर्म को कैसे, जैसे किसी का हाथ कट गया, सो हम्म, हमने उसे एक आर्म दिया जो उसके ब्रेन से कनेक्टेड है, सो हम्म, वो जैसा सोच रहा है वो वैसा कर रहा है एक्चुअली। सो दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ब्रेन के न्यूरल सर्किट से एक मशीन को कैसे कनेक्ट करेंगे। हम्म। सो वही चीज मुझे फैसिनेट करती है। हैं कि सर्जरी भी रोबोट कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी एक टीम, रोबोट की टीम बना रखी है और हर चीज कितना उन पर विश्वास किया जा सकता है कितना नहीं, अभी मैं भी इन चीजों पर ज्यादा सर्च नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा हो रहा है, तो आप उस फील्ड में हैं इसलिए मैंने कहा कि शायद आप इसका आंसर दे पाए। या आई हैव सीन एम्स में कुछ सर्जरीज रोबोट करते हैं, अच्छा। कुछ है न्यूरो में स्पेशली। मरीजों को कितना विश्वास होता है कि हाँ रोबोट कर रहे हैं तो सही करेंगे? मरीजों को तो नहीं होता, सच बताओ तो। उनको इंसानों पे ज्यादा भरोसा है। बट क्या होता है ना, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसी बहुत डेलिकेट चीजें होती है, जैसे न्यूरो सर्जरीज जो होती हैं, जब हम्म, हम ब्रेन के अंदर सर्जरी करते हैं, ह्यूमन के एरर करने की चांसेस ज्यादा है। एज अ ह्यूमन मेरे एरर करने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू एज अ रोबोट के एरर करने के चांसेस, क्योंकि रोबोट उस तरीके से प्रोग्राम्ड है। बट हम्म, कुछ फील्ड में, जैसे सोचने की फील्ड में, हम बहुत आगे हैं। सो पूरी सर्जरी रोबोट नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि पूरी सर्जरी रोबोट करेगा, नहीं, रोबोट सर्जरी का एक पार्ट कर सकता है, बाकी पूरी सर्जरी असिस्टेंट बाकी लोगों को करना हम्म, होगा, मेन डॉक्टर्स को करना होगा। हम्म, सो इट विल इंक्रीज इन फ्यूचर फॉर श्योर, जैसे जैसे रोबोट्स और एडवांस होंगे एंड एआई और ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिससे हम्म। हम एआई को गाइड कर पाए कि नहीं इस तरीके से काम करना है। सो एआई डेफिनेटली विल स्ट्रॉन्गर, सो ये फील्ड और ग्रो करेगा। एआई के आने का जो तरीका है वो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब भविष्य में एआई हमें डोमिनेट नहीं करे। जिस तरह से उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आती जा रही है और सब कुछ, वैसे ये बहुत अच्छा है और इंसान के लिए जो आने वाला भविष्य है वो बहुत वास्ट एरिया है कि लोगों को रोबोट को डील करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए होंगे ना कि इंसान को ट्रीट करने के लिए। तो ये बड़ा ही अजब गजब चीजें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी इन चीजों को। और ये हर क्षेत्र में आ रहा है, ना कि सिर्फ मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने देखा है। तो चलिए हम अपने आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपका सपना डॉक्टर बनने के बाद समाज के लिए क्या योगदान देने का है? कुछ ऐसा सोचा है, के लिए कुछ करना है? सोसाइटी के लिए, या द थिंग इज दैट, जैसे अभी मेरी विलेज पोस्टिंग चल रही है, मैं फरीदाबाद में हूँ, यूपी का एक वो है। सो मैंने यहाँ के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स देखे, हरियाणा के, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड कि जो यूपी एमपी है, बिहार है, लाइक आर एरिया उस साइड, तो वहां पे चीजें बहुत गंदी है। लाइक पब्लिक हेल्थ सेंटर्स उतने अच्छे नहीं है, जितनी फैसिलिटीज यहाँ है उतनी तो वहां नहीं है। हम्म, इंस्पाइट की सेम ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, यानी कि सेम बजट पास होता है, सेम तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन एक तरफ एग्जीक्यूशन नहीं है। इंडिया में एक्चुअली क्या है ना, ऐसा नहीं है कि बजट नहीं पास होता है या फिर पैसे नहीं है, बट वो एग्जीक्यूशन वाला फैक्टर गायब है। मतलब रास्ते में पैसे गायब हो जाते हैं, सारे लोग खा जाते हैं, लास्ट तक कुछ बचता ही नहीं है। सो हम्म, आई वी आई डू माई वर्क कि मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, लाइक इस एग्जीक्यूशन वाले फेस को कैसे कर सकता हूँ, ताकि जो मेरा एरिया है मैं उसमें वो कर सकूं। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू डू फॉर द सोसाइटी इज प्राइमरी एजुकेशन। हम्म, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में सभी लोग सेकेंडरी एजुकेशन में फोकस करते हैं, आईटी, नीट, ग्रेजुएशन, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, लाइक फिफ्थ क्लास के बच्चे की जो किताबें हैं, उसकी जो इंग्लिश है वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहा। मैक्सिमम फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट वो अपनी किताबें नहीं पढ़ पा रहे, उनको वो चीज समझ ही नहीं आ रही। ये मैंने अपने नवोदय में भी देखा है कि हम्म, सिक्स क्लास के बच्चों की जो किताब है वो उनके लेवल से बहुत ज्यादा हाई है, वो हम्म, उन्हें समझ ही नहीं आ रही। सो माई सेकेंड फोकस विल बी ऑन द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, जो आई वांट कि वो इम्प्रूव हो, बिकॉज बहुत कम फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है कि बच्चों को सच में समझ में आ रहा है, उनको हम्म। इंग्लिश आ भी रही है, उनको मैथ सच में कैलकुलेट करना आता है उनके लेवल की कि नहीं आता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग नाइन टेंथ। बेस होता है, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि बच्चे का अगर बेस क्लियर हो जाए तो वो आगे दौड़ना शुरू कर देता है स्टडी। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। अगर बेस क्लियर ना हो तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसे बहुत सारी चीजें एक पर्टिकुलर एज में आके फिर से रिवाइज करनी पड़ जाती हैं। या एग्जैक्टली। हाँ जी। अपने अगले सवाल की ओर, कि मेडिकल क्षेत्र में आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? ऐसा कोई है पर्टिकुलर जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है?
नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर तो अभी तक मुझे नहीं मिला एज अ रोल मॉडल आप इन खुद ही इन अपने मॉडल जी। या नॉट येट, अभी तो नहीं आप ही है, रोल मे बी इन फ्यूचर। अच्छा अच्छा। तो क्या आप भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं की को सुधारने के लिए काम करना चाहते हैं? जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके नाना जी हैं वो खेती या से जुड़े हुए हैं, और तो आप गए हैं, कितनी बार बघारी गए हैं, कबरई और बघारी? मैं 3-4 बार गया हूँ, बट एम्स की वजह से लाइक मैं घर ही साल में 2 बार जा पाता हूँ, जी। लाइक बहुत कम जा पाता हूँ। सो अभी तो फिलहाल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हम्म, मैं वहां जाऊं, बट मेरा है कि मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मिला नहीं हूँ जी जी। नाना से। सो हम्म, एंड रही बात, ऐसा ही मेंशन ऑलरेडी कि हम्म, या काफी बड़ा गैप है हम्म। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में, काफी बड़ा गैप है। जी, सो मैं वहाँ देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ नहीं पहुंच इस पा। फील्ड में। Yes. वहाँ के लोग जागरूक भी नहीं है शायद, तो मतलब लोग पहुंचाना चाहते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो शहरों में हैं, एक ऐसा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि हमने इतने पैसे डाले हैं डॉक्टर बनने में, तो हमें उन पैसों की भरपाई करनी है। तो वो जल्दी जल्दी कुछ ऐसा करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसी जगह पे खोल लें कि भाई जहाँ से ज्यादा पैसे आ सके। तो ये मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर्स होना क्या ये सोच सही है, या जहां पर आप लोगों की रियल में जरूरत है वहां पर जाकर काम करना ये जरूरी है? क्या होता है ना, ऐसी जो चीजें होती है वो कभी भी वन साइडेड में नहीं जाती है। हम्म, इसका जो आंसर होता है वो हमेशा मिक्स्ड होता है। लाइक आप प्राइवेट भी कर सकते हो अगर आपका है कि आपको प्राइवेट करना है, आपको लाइफस्टाइल वैसी जीनी है, आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि आपने 10-15 साल अपनी लाइफ की पढ़ाई में दिए हैं। सो आप डेफिनेटली चाहोगे कि मैं शांति से अच्छे से रहूं। बट क्या होता है, एट द सेम टाइम थोड़े से इथिकल और मोरल वैल्यूज की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें देखिए। अगर हम डॉक्टर के नजरिए से देखें, तो एक ऐसा बच्चा जिसने अपने 10-15 साल अपनी यूथ के स्टडीज को दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है, और इजी नहीं रहा होगा उसके लिए। सारी फील्ड्स एक एक करके बार बार एग्जाम देना, बार बार पढ़ना, हर दूसरे महीने में उसका कोई ना कोई एग्जाम, हॉस्पिटल पे इतना सारा काम। सो वो चाहता है कि वो अच्छी लाइफ जिए, अच्छा पैसा कमाए, चैन से जी पाए। सो वो गलत नहीं है। एट द सेम टाइम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर, की एक मोरल और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ, यू शुड यू शुड पे टू द सोसाइटी, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। सो काइंड ऑफ अगर सारे डॉक्टर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। सो इसका जो आंसर है वो बीच में है। लाइक आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके फादर पटना के काफी अच्छे डॉक्टर है। सो उनका खुद का हॉस्पिटल भी है पटना में, लेकिन वो हर संडे सैटरडे वो गांव जाते हैं, वो सबका चेकअप करते हैं, फ्री की मेडिसिन बांटते हैं। सो वो एक मिक्स्ड अप्रोच करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि वो सस्टेनेबल है, एंड एज अ रिजल्ट तो वो एक काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, मैंने देखा है कि उनसे 12-12 13-13 घंटे कंटिन्यूअसली काम करवाया जाता है वो ट्रेनिंग में जब होते हैं। तो इससे आप कितना सहमत हैं कि ये सही है, या डॉक्टर्स के लिए थोड़ी अभी शायद आप वहां तक पहुंचे नहीं है या पहुंच चुके हैं, मैं ये जान। पहुंचने वाले बस जी 1 साल। जी। तो नायर हॉस्पिटल में है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर्स एक ही पोजीशन में रह करके वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और काफी 12-12 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की सेहत कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। तो इन सारे सिस्टम्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो वर्कलोड है वो ज्यादा है, लाइक पेशेंट लोड ज्यादा है, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो पीजी के कॉलेजेस हैं वो कम है। सो जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या कम है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एक ऑब्वियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्कलोड देखने को मिलता है। सो आपको 2-2 दिन 48 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो 48 आवर्स तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सो काइंड ऑफ ये गलत है। तो मैं तो कहूंगा कि फ्रॉम डॉक्टर्स परस्पेक्टिव, क्योंकि उसकी भी हेल्थ बहुत बिल्कुल मैटर करती है। अगर बिल्कुल उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पेशेंट की हेल्थ कैसे सही करेगा। सही करेगा। तो काइंड ऑफ देयर शुड बी सिस्टम, लाइक अगर हम पीजी कॉलेजेस के नंबर बढ़ाएं और शेड्यूल वैसा रखें, थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत है कि किस तरीके से इतने वर्कलोड, पेशेंट लोड को मैनेज किया जा सकता है। सो आई गेस प्रॉब्लम्स ऑल। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से अलग अलग वो हो रहे हैं, तो इनका कैसे मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा हैं
और जहाँ पर डॉक्टर्स की शायद थोड़ी मतलब उनको कम वर्कलोड भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। तो गवर्नमेंट को इस क्या काम करना चाहिए कि जिससे कि और ज्यादा हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस करने चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। प्राइवेटाइजेशन को तो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रेगुलेशन नहीं है, इंडिया में तो नहीं है। है मतलब थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है हम्म। प्राइवेट सेक्टर ओपन करने में, बट एक बार जब वो ओपन हो जाता है तो दैट विल वर्क फॉर श्योर। एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग सो पता नहीं, कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। शायद कुछ समय बाद ही आई विल रियलाइज की, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ डॉक्टर। बहुत कम डॉक्टर है, लैक ऑफ बहुत ज्यादा कम डॉक्टर, और डॉक्टर वहाँ की सुविधाएं भी बहुत ऐसी होती हैं कि लोग देख करके ही डर जाते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना है। तो इन चीजों है। पर या काम करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट को भी अपना एक लेवल मेंटेन करना चाहिए इस क्षेत्र में। या ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बहुत सारे पेरिफेरी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी शायद उतने अच्छे नहीं होते। बहुत सारी सर्जरीज के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते, फिर वो हायर इंस्टीट्यूट में रेफर करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतना पेशेंट लोड है। सो काइंड ऑफ दो टू पीपल दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो चाहिए, and दूसरा डॉक्टर। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता जी जी। हूँ, लाइक इंडिया में हर साल नीट को एग्जाम देने वाले 25 लाख एस्पिरेंट हैं। हम्म। और नीट में, और आपको मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट सिर्फ 25,000 है। सिर्फ 40,000 है, या 40,000 एग्जैक्टली हम्म। इसके आसपास है। तो 40,000, 25 लाख नीट एस्पिरेंट दे रहे हैं, सिर्फ 40,000 गवर्नमेंट सीट है एमबीबीएस की। और हम्म। पीजी की सीट्स और कम है। हम्म। सो काइंड ऑफ एमबीबीएस की सीट्स बढ़ रही है, बहुत सारे एमबीबीएस कॉलेजेस खुल रहे हैं, हम्म। बट वो लास्ट तक इफेक्ट तब तक नहीं दिखा पाएंगे जब तक पीजी की सीट्स नहीं बढ़ती। सो हर कॉलेज में पीजी की सीट्स बहुत कम है। सो जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स है वो बहुत कम है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें वर्कलोड ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो कम लोग हैं उन्हीं को सारा काम करना पड़ रहा है। हमारे पास 25 लाख नीट एस्पिरेंट डॉक्टर बनने को रेडी है। सो हम्म। उसमें से बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट भी हैं, पढ़ना हम्म। चाहते हैं, लेकिन सीट्स ही उतनी नहीं है। सो हम्म। काइंड ऑफ यूजी की सीट्स बढ़ाना, पीजी की सीट्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास लोग तो हैं बनने के लिए, बट लेकिन सीट वो सीट सीट। को पढ़ाया जा सके तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहीं दूसरी कंट्री चले जाते हैं या अपनी कंट्री में एग्जैक्टली, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। वो कर लेते हैं, या प्राइवेट कर लेते या हैं। प्राइवेट करते हैं या फिर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड करते हैं। ये ये तो काफी बड़ी बात है, मतलब डॉक्टर्स हैं वहां पे इसीलिए, और वो कहते हैं कि नहीं सारे डॉक्टर्स हमारे बाहर चले जाते हैं, तो जब आप सीट नहीं देंगे उन्हें तो वो बाहर तो चले ही जाएंगे। कॉमन एग्जैक्टली। सी बात है। हाँ। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सफल हुए तो सबसे पहले यह खबर आपने किसे दी, और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। ये हम फिर से बैक टू जो हमारा इंटरव्यू था वो हम जा रहे हैं वहां पर। तो ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब आप 2021 में नीट में 5th रैंक लेकर आए भारत में, तो सबसे पहले आपने ये खबर किसे दी। ओके, सो वो बहुत अचानक से रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसका टाइमिंग पता नहीं था। सो हम लोग बनारस में सारनाथ में घूम रहे थे, मी माय फैमिली एंड जो मेरे टीचर्स थे, हम लोग सारनाथ में थे। एंड जब हम वापस आ रहे थे तब हमें मुझे मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। सो जब रिजल्ट आता है नीट का तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। सो 1-2 घंटे तक तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जी जी। फॉर श्योर। सो जब हम लोग सब लोग फिर ट्राई करने लगे कि रिजल्ट क्या, वो नहीं मिला। फिर हम लोग घर पहुंचे, सब लोग फिर कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि क्या होगा क्या होगा। फिर अचानक से फिर मेरे फोन में वो लॉग इन हो गया, फिर मैं देखा, फिर मैं गया, फिर मैंने मॉम को बताया। सबसे पहले मैंने मॉम को बताया, मॉम वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। फिर मैं नीचे गया, मैंने टीचर्स को बोला कि हाँ खुल गया फाइनली। सो दे वर ऑल एक्साइटेड। क्या। फिर सारे लोग बैठ के प्लानिंग करने लगे कि अगले दिन क्या सेलिब्रेशन करना है, कैसे करना है। हाथी बुलाते हैं, हाथी में बैठाते हैं इसको। क्या। मैं बोला नहीं, हाथी हम्म। नहीं। हम्म। गाड़ी काफी है। हम्म। तो दैट वाज ग्रेट, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट, जो हर बच्चे की लाइफ में नहीं आता, सच बताऊं तो। सही बात हर है, सही बात है, यू आर once- ब्लेस्ड। और आपकी मेहनत है कि आपने जिस तरह से फोकस करके पढ़ाई की, और कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति भी है जो आपकी मम्मी के साथ या आपके साथ जो स्ट्रगल देख रहे थे उसको सार्थक करने के लिए उन्होंने आपको बहुत पुश किया कि नहीं आप आगे हम्म, बढ़िए, और आपके फोकस को कांस्टेंट रखा, क्योंकि आजकल बहुत इजीली बच्चे फोकस लूज कर रहे हैं। बहुत ये इजीली। सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अपना फोकस सही जगह पर लगाएं अगर आपको कामयाब होना है तो। और इस चैलेंज से पहले तो लोगों का ये होता था कि उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं, कि भाई पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है,
है या कुछ और चीजें हैं। अब तो ये हो गया है कि सब कुछ, सारे रिसोर्स होते हुए भी बच्चा नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसका फोकस ही नहीं है। या एग्जैक्टली exactly. सब कुछ फ्री है, वरना एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया। बिल्कुल नहीं, आपके माता पिता भी चाह रहे हैं कि आप मतलब माता पिता कैपेबल हैं कि भाई हम आप पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसका फोकस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है मोबाइल और इन सारी चीजों की वजह से। तो बच्चे का फोकस जिंदा रखना और उसे सही गाइडेंस करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आजकल, आज के लिए, मुझे लगता है। या जी बट इसमें बच्चे की मेंटलिटी बहुत मैटर करती है। लाइक हम उसे बाहर से फोर्स करके, अगर आप सोच रहे हो कि जी वो जी, नहीं फोकस किया रहे, अगर बच्चे का मन नहीं है, उसका मन है कि नहीं उसे डिस्टर्ब जा- होना है, उसे एक्सप्लोर करना है, सो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो बिल्कुल। इट्स अपब्रिंगिंग, इट्स स्टार्टिंग से वो कैसा एनवायरनमेंट था, क्या हैबिट्स डेवलप हुई उसकी। और स्टार्टिंग की एजेस में फोन देना वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन मैं कहूंगा पेरेंट्स का है। अगर बच्चे के पास 7th 8th 6th क्लास में फोन है, या फिर उसको पहले से फोन चलाना आता है, जो मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों को आता है, हम्म। सो खत्म है कहानी। It's- बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ आजकल नहीं ये जो क्रिएटिविटी है वो भी खत्म होती जा रही है। जिस तरह से एआई है या चैट जीपीटी है, इन चीजों पर वो डाल कर। के अपने होमवर्क कर ले रहा है, या मतलब उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे रॉन्ग वे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी तो नील हो जाएगी, आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जा रहे हैं उसी एआई के टूल्स पर। या तो एग्जैक्ट। हाँ, तो ये चीज बहुत मायने रखती है हर घर में। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, कि बच्चे इस तरह से एआई टूल्स का या एआई की जो भी चीजें हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल ना करें। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपकी नानी जो है हमेशा आपकी उपलब्धि पर गर्व करती हैं। नाना नानी मैंने दोनों को ही देखा है कि आप पर वो बहुत गर्व महसूस करते हैं। नो डाउट आपने काम भी ऐसे किए हैं कि आप पर कोई भी गर्व महसूस करेगा। तो उसके लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप अपने घर वालों के लिए? या मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, जी बहुत ज्यादा प्यारी है। एंड सच बताऊं, दिस ईयर आई रियलाइज्ड कि क्या होता है, हम काम काम में, स्टडीज वगैरह में फैमिली को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। बट आई रियलाइज कि जो आपसे प्यार करते हैं और जिन्हें आप प्यार करते हो, उनका ध्यान रखना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। जी। सो ये है, कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक कभी कुछ पॉइंट्स ऑफ टाइम में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे और अटेंशन देना चाहिए था अपने सिबलिंग्स को, उन पे ध्यान देना चाहिए था, वो कैसे पढ़ रहे हैं, वो मेरे से गलती हुई, ऐसा मुझे लगा। सो नाउ आई एम टेकिंग केयर कि या जो हो रहा है वो मेरे अंडर कंट्रोल में हो। जैसे मेरा कजिन है, वो आईटीजे की तैयारी करता है, सो मैं उससे बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, काइंड ऑफ। सो काइंड ऑफ आई वांट टू कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट मेरी फैमिली मेरे साथ ग्रो करे। सो मैं चाहता हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, सो एटलीस्ट वो शेयर करे, एंड मैं उसमें फर्स्ट वन हूँ जो उनकी हेल्प कर पाए। जी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी बड़ी बात है। जी। हमें बहुत छोटी बात लगती है फैमिली की बात सुनना, उनकी नहीं, बट ये बहुत बहुत हम मिस कर देते हैं। है मैं। जी इतनी भागम भाग की दुनिया में हम भूल जाते हैं कि हमारे फैमिली भी, हम इतना फ्रेंड्स और बाकी रिलेशनशिप्स और कॉलेज के स्टफ, इन सब में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वी हैव अ फैमिली जिन्होंने बहुत मेहनत की है हमें यहाँ तक लाने में। सो वी कभी शुड कभी नॉट हम फॉरगेट। स्वार्थी भी हो जाते हैं कि नहीं, बस हमारे हम पर ही हम सेंटर हैं, हम बीच के हैं, सभी लोग आकर हमसे मिले। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें भी उन तक रीच आउट करना चाहिए, कि मतलब उनको भी आगे बढ़ाने में हमारा जो योगदान होना चाहिए। जी, ये या अच्छी सोच है आपकी। और होप कि आपकी तरह और भी आपके घर के जो बच्चे हैं वो निकले और आपके गाइडेंस को लेकर के वो आगे बढ़ें। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप उन छात्रों को क्या सलाह देंगे जो बार बार असफल हो रहे हैं लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ना चाहते? ये मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे असफल हो रहे हैं। नो डाउट आप बहुत अच्छे से पास हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट क्लियर कर लेते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो नीट नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन वो ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। तो उनको कितनी बार ट्राई करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे आप बताएं। या एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी बार ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉप्स लेते हैं, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने 7 बार ड्रॉप लिया, 7 बार ड्रॉप लेके फिर वो आया। तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि जो तूने 7 बार ड्रॉप लिया, क्या वो तुझे वर्थ इट लगता है, क्या वो जरूरी था, हम्म। तो उसने बोला कि नहीं, इतना इंतजार करना फ्रूटफुल नहीं था, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो हाँ
2-3 बार के बाद ही कहीं भी एडमिशन ले लेता, तो अभी वो लाइफ में वो और आगे होता। हम्म। सो जो भी स्टूडेंट नीट में फेल हो रहे हैं, उनको ऐसे सोचना चाहिए। आपने पहली बार नीट दिया, पहली बार नीट चलता है कि आपका नहीं हुआ, आपने दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार दिया तो भी 200-300 मार्क्स आते थे, दूसरी बार दिया तो भी 200-300 आ रहे, तीसरी बार दिया तो भी 200-300 आ रहे, नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपके बार बार देने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर तो आप इंप्रूव कर रहे हो 200-300 से 300-400, फिर 600 आ रहे हैं, फिर हम्म, इस साल 600 आए तो आपका नहीं हो पाया बिकॉज 50-60 मार्क्स की वजह से, देन आप नेक्स्ट ड्रॉप प्लान करो। हम्म, फिर आप नेक्स्ट ड्रॉप ऐसे प्लान करो कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप, इस बार नहीं होगा। बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वे आउट। बहुत सारी जगह एमबीबीएस आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, आप बाहर से भी कर सकते हो, अब्रॉड से भी कर सकते हो। तो काइंड ऑफ आपको ऐसे सोचना चाहिए कि इंप्रूवमेंट है तो एक कैरी ऑन करो, अदरवाइज नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे आपको सिर्फ एक एमबीबीएस कॉलेज ही मिलेगा। हम्म। मेन फोकस आपका पीजी में होना चाहिए। तो आप एमबीबीएस कहीं से भी कर लो, पीजी आप अच्छी जगह से करने की कोशिश करो। ये मेरा सजेशन रहेगा। नहीं, ये बात सही कही आपने कि 7 साल अपने लगा दिए उन्होंने वो नीट क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब से नहीं क्लियर कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 बार अटेम्प्ट करके ही उन्हें फिर ऑप्शन देखना चाहिए कि वो और किस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ओके। तो तनाव और दबाव से निपटने के लिए आपने कौन कौन से तरीके अपनाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप थोड़ा बच्चों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि जब प्रेशर आता है, चारों तरफ से प्रेशर होता है, पढ़ाई का भी प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, पीयर प्रेशर, तो इस प्रेशर से कैसे आप बूम करके निकलते हैं, या कोई और तरीका है आप चुनते हैं जिसे बताना चाहेंगे? Well, या एक और एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन के साथ साथ एक और कंपैरेटिव वाली जो फीलिंग होती है कि हम्म। ये मुझसे अच्छा है, ये भी बहुत कॉमन है हम्म। नीट एस्पिरेंट में। हम्म। सो ये मेरे साथ थी। मेरा एक दोस्त था, तो मुझे उससे हमेशा जेलिसी वाली फीलिंग रहती थी कि नहीं, सो वैसा रहता था। हम्म। सो काइंड ऑफ, सो क्या होता है ना, जो आपकी हैबिट्स बहुत मैटर करती है। और आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ ही ये एंजाइटी हो रही है, नहीं, आपको ऐसा सोचना चाहिए इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप जो तैयारी कर रहे हो ये उसका हिस्सा है। एंजाइटी, परेशान होना, प्रेशर आना, बहुत ज्यादा पफल करना कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये गेम का पार्ट है, ऐसा सोचना चाहिए। एंड दूसरा, आपको इसमें स्लोली मूव ऑन करना चाहिए। तो आपको ऐसा ऐसा सोचना है कि ये मेरे साथ अकेला नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, अब मुझे इससे डील करना है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी को लेके नहीं मैं तो परेशान हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं, आपको कुछ उससे डील करने दवाइयाँ के भी तरीके खाना से। शुरू कर देते होंगे? या एंजाइटी पिल्स, या वेरी कॉमन, स्टूडेंट्स लेते हैं, कॉलेज में भी लेने लगे हैं। सो हम्म। वही बात है कि तो इससे डील करने के लिए आप कुछ कर सकते हो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्पोर्ट्स वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट क्या होता है ना, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो जब कभी आपको लो फील हो, जस्ट आप डंबल उठा के करने लगो, आप जिम चले जाओ। जब कभी जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी लो फील होता है, मुझे लगता है कि कुछ भी काम कर समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं, जब सो जिम भाग जाता हूँ मैं। एंड मैं फिर 1 घंटे बिना सोचे समझे बस जो रूटीन होता है जिम का उसे फॉलो करता हूँ। सो आफ्टर दैट आई फील कि हाँ मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया, तो आपको अच्छा फील होगा। हम्म। वैसे ही अगर आप नहीं जा सकते, आप हल्का सा वर्कआउट कर सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक एस्केप देती हैं। अब बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में ये करते हैं, जैसे उन्हें थोड़ा सा एंजाइटी होता है, वो थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, उनका जो एस्केप है वो मोबाइल बन जाता है, वो इंस्टाग्राम रील्स बन जाता है, वो यूट्यूब बन जाता है। तो यूट्यूब पे वो फालतू की वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली 2-2 3-3 घंटे रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। रील स्क्रॉल करने के बाद आपको कभी भी प्रोडक्टिव फील नहीं होने वाला। लेकिन जिम करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि यस मैंने कुछ किया, मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। अब सो आपका एस्केप मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। हम्म। आपके जो भागने का रास्ता है, डिप्रेशन से भागने का रास्ता स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन से भागने का रास्ता आपका बुक पढ़ना होना चाहिए। कुछ करना है। आपको वो राइट चॉइस बनानी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। आई गेस एस्केप को सही करो। यस। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी चॉइस बहुत राइट होनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, जब आप डिप्रेशन में हैं, या जब आपको एंग्जाइटी हो रही है, या आप किसी काम से बोर हो चुके हैं। नो डाउट कि वो आपका बहुत ही प्रिय वर्क है, बहुत आप उस काम से लगाव रखते हैं, लेकिन फिर भी आप उससे बोर हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअसली करते करते आपको चाहिए कि कुछ चेंज हो। तो चेंज के लिए आप क्या चूज करते हैं वो बहुत मैटर करता है। जी। तो आपकी सफलता ने आपके जीवन को कैसे बदला है? नो डाउट बहुत ही बदला है आपकी सफलता ने, और मुझे ऐसा लगता है कि सफलता अभी भी आधे पर है, और अभी और माइलस्टोन पार करना बाकी है। जी। मैंने अपने बहुत सारे फेलो मेट्स
देखा है। लाइक जब मैं नवोदय में था, सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नवोदय में आना बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं 6 क्लास में। तो वो जो आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बार बार देखा है ना, वो बोलते रहते हैं यस मैं तो नवोदय में आ गया, मैं तो नवोदय में आ गया। तो जब मैं नवोदय गया तो मेरे को कभी भी ये नहीं आया कि मैंने नवोदय क्रैक कर लिया। फिर मेरा उससे बड़ा गोल था कि नहीं, मुझे एम्स जाना है। जब मैं एम्स में आ गया तो फिर आई हैव बिगर गोल्स। तो मैं हम जिस भी लेवल पे जाए, हम कभी भी खुद को ये ना करें कि नहीं हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आप सोचते हो कि नहीं मैंने तो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर लिया है। सो माई टीचर, मेरे टीचर ने हमेशा कहा था कि दीपक हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहना। अगर तुम डाउन टू अर्थ बने रहोगे सो सब कुछ इजी होगा। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं एम्स में हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं आता सच बताऊं तो। मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बात लगती होगी कि तुम एम्स दिल्ली में हो, इंडिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है वो। सो बट कैसा लगता है? तो मैं बोलता नॉर्मली लगता है, नॉर्मली है, कॉलेज ही है। सो मैं इतना भाव नहीं देता, सो मैं उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। सो मैं एकदम ग्राउंड फील कर रहा हूँ कि यस नॉर्मल है। सो मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं बता रहा कि नहीं मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, सो दैट मेरा बिहेवियर चेंज ना हो गलत डायरेक्शन में काइंड ऑफ। एंड मैं आगे जो मेरे बिजनेस है उसमें काम करता रहूं। सो मेरे को बहुत नॉर्मली फील होता है सक्सेस के रिगार्डिंग। एंड मैं नेक्स्ट गोल्स वर्क करता हूँ। दैट्स माय मेंटलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मुझे लगता है मेरी मेंटलिटी आसपास के लोगों की गलतियों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ एंड अपनी गलती करने से पहले उनसे सीख लेता हूँ। से सीख लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम ही गलती करें, हम ही गिरें और फिर संभलें। किसी और को यस। गिरते हुए देखकर भी आप संभल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि क्या आप अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हुए उन्हें प्रेरित करना चाहेंगे? और मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें बता रहे हैं लोगों को। तो ये आप लोगों को मना करते हैं कि यूट्यूब ना देखें, लेकिन आप ही अपने वीडियोस उसमें डालते हैं और चाहते होंगे डेफिनेटली कि लोग उन्हें देखें। तो या आपके वीडियोस कुछ अच्छा सिखाते हैं, नो डाउट। तो ये कार्यक्रम मतलब अभी भी चल रहा है ये कार्य, या अभी पढ़ाई में पूरा फोकस हो रहा है? ये अभी भी चल रहा है बट थोड़ा कम है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि अच्छी वीडियोस आए। अगर बच्चे यूट्यूब पे अगर यूट्यूब चला ही रहे हैं, सो अगर वो अच्छी वीडियोस देख लेते हो तो उनका भला ही होगा। सो काइंड ऑफ अच्छी वीडियोस उस प्लेटफॉर्म पे होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू की वीडियोस, इंटरटेनमेंट वीडियोस के साथ साथ अगर एजुकेशनल वीडियो भी है, सो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो कुछ सीख के ही जा रहा है ना। सो काइंड ऑफ इट्स वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट। सिखाने के लिए आप ऐसा करते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी हो रही है, इस वजह से ये चीजें आपको प्रेरित करती हैं कि हाँ और वीडियोस बनाए जाएं? जो मेरा फाइनल गोल है दैट इज इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है हमें, कि लोगों का अटेंशन स्पैम वगैरह कम होने वाला है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर पाऊँ एंड अपने आइडियाज उन तक पहुंचा पाऊँ। एंड यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मैं फिजिकली कितने ही लोगों से आप कितने ही लोगों से मीटिंग करके उन्हें बताऊंगा, लेकिन अगर मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ तो वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट्स देख सकते हैं। सो काइंड ऑफ अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स अ प्राइमरी थिंग। सेकेंडरी ऑफ कोर्स ये कुछ क्रिएटिव फील्ड है, लाइक यूट्यूब मैनेजमेंट, एडिटिंग, थंबनेल। सो क्रिएटिव वर्क करना, जैसे सबकी एक स्पेशलिटी होती है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, सो मुझे काइंड ऑफ यूट्यूब की स्टफ पसंद है कि हाँ। एंड थर्ड या कुछ कुछ पैसे हैं, बट पैसे उतने भी ज्यादा नहीं है। सो काइंड ऑफ दैट्स नॉट अ बिगर मोटिवेशन। आई हैव माई स्कॉलरशिप्स, तो दैट्स इनफ फॉर मी। और मुझे नहीं लगता कि कॉलेज लाइफ में इतने पैसों की जरूरत है कि तुम्हें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत है। सो जस्ट दैट्स इट या। क्या बात है! बहुत 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 अच्छा जवाब दिया आपने कि नो डाउट कि पैसे तो थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, लेकिन लोग लोग सही चीज देखें, और बहुत जरूरी है कि लोगों को सही डायरेक्शन में लाने के लिए आप इस तरह से अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करें। तो आपकी उपलब्धि ने आपके परिवार और समाज में क्या बदलाव लाए हैं? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जब आपकी उपलब्धि आपको मिलने के बाद, जब आप 5th रैंक ले आए, उसके बाद जब आप उसी सोसाइटी में गए और उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में गए, तो उनका कैसा रिएक्शन था? या डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी फैमिली उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। एंड फिर सारे लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। लाइक जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे रिश्तेदारों की कॉल आई जिनको मैं जानता भी नहीं था, क्योंकि ड्यूरिंग माई मेरी जो 2 साल की तैयारी थी उसमें मैं ऑलमोस्ट गायब सा हो गया था, किसी से मिलता नहीं था, बस अपने ऊपर काम करता था।
सो काइंड ऑफ फिर बहुत सारे लोग क्या आते हैं अभी भी, फिर बहुत सारे लोग का रहता है कि हाँ एम्स में हो तुम तो प्लीज हमारा चेकअप करवा दो, हम्म, हमारा नंबर लगवा दो, एम्स में बहुत लंबी लाइन लगती है इसके लिए, ठीक। सो काइंड ऑफ हाँ लोगों का परसेप्शन हुआ है कि नहीं इनका बेटा एम्स में है, हम्म, सो थोड़ा बना के रखनी है, हम्म। अच्छा लड़का है। सो काइंड ऑफ हाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी में, जब मॉम बोलती शादी है के कि रिश्ते मेरा भी बेटा आ तो रहे हैं। डॉक्टर। हाँ दीपक, शादी के क्या? रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं। पता नहीं चाचा बोल रहे थे कुछ आया, मैंने बोला हटा दो आप। अच्छा अच्छा। मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा आप ढूंढ लो। ओके दैट्स। मतलब मैरिज के रिगार्डिंग मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि अगर तुम्हें जिंदगी भर रहना है तो एटलीस्ट तुम्हें ही ढूंढना चाहिए, मतलब बिल्कुल कोई और ढूंढ। बिल्कुल बिल्कुल। नो डाउट बहुत लोगों ने आपके लिए ढूंढ के रखा होगा, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, इतने शुभ चिंतक हैं कि वो आपको ऐसे अकेले छोड़ेंगे नहीं। हाँ वो बात अलग है कि जब जान जाए कि भाई आपने खुद ही ढूंढ ली है, तो फिर भले ही वो आपके बारे में सोचना बंद कर दें। वेल नहीं मैं ढूंढी नहीं, नहीं मैंने जी नहीं ढूंढी अभी। अभी नहीं अभी ढूंढ। अब फ्यूचर में। अच्छा अच्छा। भगवान करे कि आपकी शोध बहुत मतलब जल्दी सक्सेस हो। वेल अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो शोध से या पहले बहुत सारे ये उस उसके पर फोकस। बाद हाँ। सो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद आप कौन सा एरिया चूज करेंगे, यहाँ पर आपको काम करना है। एरिया, या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं महाराष्ट्र भी गया हूँ, मुझे महाराष्ट्र अच्छा लगा, पुणे। सो मैं उस पर वायस्ड हो गया थोड़ा सा। दिल्ली में मैं कभी भी काम नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। एंड मॉम भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए राजी नहीं होंगी, इतनी हड़बड़ वाली, उनको एक मीडियम लाइफ चाहिए। सो माई होम टाउन छतरपुर इज गुड, एंड अदरवाइज एमपी का इंदौर, आई मेक माई बेस्ट कि मैं इंदौर में अपना सेटअप कर पाऊँ। बट भैया मुझे बहुत टाइम लगेगा, लाइक मेरी स्टडीज एम्स में लेकिन दिल्ली में मुझे अभी और 7-8 साल रहना है स्टडीज के लिए कंटिन्यूअसली। सो उसके बाद ही। तो आपके सो भाई मोस्ट। हैं तो आप उन्हें भी गाइड करते होंगे, तो आपकी बहन भी नीट के एग्जाम्स दे रही नहीं शायद अब कोई नहीं है ना जो नीट के एग्जाम दे रहा कोई हो। ओके ओके आपकी एक बहन। मैं जी आपकी एक बहन इंजीनियर है एंड सेकंड वाली जो इंटीरियर डिजाइन इंटीरियर अभी डिजाइन। कॉलेज। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और नो डाउट हमारे जो दर्शक हैं जब आपकी बातें सुनेंगे तो उन्हें बहुत सारी गाइडेंस मिल पाएगी। तो कोई ऐसा आखिरी संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को। वैसे कहने के लिए आखिर में बहुत कुछ है, बट हम्म अगर एक ही लाइन में बोलना है तो इट्स लाइक कि सेल्फ रियलाइजेशन कि आप क्या कर सकते हो, आपके क्या पोटेंशियल है, एंड जो भी पोटेंशियल है उससे भी आगे जाना, लाइक पोटेंशियल को इंक्रीज करना ये पॉसिबल है। सो काइंड ऑफ सही गलत को पहचानना, एंड अपनी लाइफ को जितना आप अच्छा बना सकते हो, एंड अपनी लाइफ का जो ड्राइविंग व्हील है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि फोन या फिर किसी और चीज के पास। बिल्कुल सो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें। बिल्कुल। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी देख रहे हैं, या फिर ऑल द वेरी बेस्ट, ओके दैट्स इट। और पुस्तकों के ऊपर आपका बहुत ध्यान है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें सभी लोग। या बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जी। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गाइडलाइन हो या ना हो, पुस्तकें आपको, अच्छी पुस्तकें आपको बहुत गाइडलाइन दे सकती हैं। जी। तो बहुत, या आपको एक पुस्तक लिखने के विचार में है। काफी लोग पूछते हैं, बट मुझे नहीं लगता मेरा जो शेड्यूल है वो मुझे अलाउ कर पाएगा कि मैं लिख भी पाऊँ बैठ के शांति से। मोस्ट प्रोबेबली नॉट, बट मेरे जो फिजिक्स के टीचर है वो इसमें है कि हाँ लाइक मेरे ऊपर वो बुक लिखेंगे। सो उनके साथ बैठ के हाँ मैं उन्हें कुछ आइडियाज दूंगा, सो वो उसको अपनी किताब में डालेंगे, काइंड ऑफ ऐसा तो है प्लान, ये प्लान तो है। ओके ओके हो सकता है, अभी भविष्य बहुत बड़ा है तो भविष्य में आपके अंदर कोई आए या कोई ऐसा आ जाए वो आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहे तो आ, पता नहीं, या मे बी। जी। नहीं हमें लगता है ऐसा होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आपके भविष्य के लिए। और आपने हमारे इस मंच को साझा किया, आपने बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक साहू। और आप हमारे खानदान के पहले डॉक्टर हैं, तो इसके लिए आप पर बहुत गर्व है। और आप ऐसे ही अपने परिवार के बारे में सोचिए और अपने खानदान को, खुद को बहुत आगे लेकर जाइए। हम अभी आपको और भी ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, अच्छा थैंक्स। लगा। जी मुझे भी। शुभ रात्रि।
गुड नाइट या गुड नाइट।